साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से और इसके साथ-साथ जो कंसर्न अक्यूज़्ड है, वो इस केस में एक्विट हुआ। तो क्या ग्राउंड्स रेज़ किए अक्यूज़्ड ने और हमें किस प्रकार जो है प्रोसीड करना चाहिए, इस पर आज हम जो है चर्चा करेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको टिप्स भी देने वाला हूँ ताकि जब भी आप लोग केस को स्टडी करते हैं, तो क्या-क्या बिंदु आपको भी जो है जानकारी में होने चाहिए या ध्यान रखने चाहिए। देखिए, गलतियाँ हम करते हैं बहुत मामूली सी या गलतियाँ होती है बहुत छोटी, पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम केस को हार जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं हारना, आप चाहते हैं जीतना, सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना जो ऑरा है वो पॉजिटिव कीजिए। नियमित जो है आप जाया करिए शिव जी के मंदिर, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय कह दो, हो गया ऑरा पॉजिटिव। कुछ भी नहीं करना आपको आडंबर या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल काम करना है, क्लियर हो गया। दूसरी बात फ़ाइल को आना चाहिए पढ़ने का तरीका। बेसिकली क्या है कि फ़ाइल हमारे सामने हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप है हमारी फ़ाइल और हमारे बीच। तभी तो हमको पैनिक हो रहा है, तभी तो हम ढूँढते हैं काउंसिल्स को, एडवोकेट्स को कि जो हमारी पैरवी कर सकें। देखिए जितना ज्ञान आपको है, उतना ही ज्ञान आपके काउंसिल को है, तो वो क्या लड़वा पाएगा आपको? इसलिए हमें वो व्यक्ति विशेष भी ढूँढना होगा, जो ढंग से हमारे केस को प्लीड कर सके और जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली केस को रख सके। अब आप जाते हैं काउंसिल के पास में कि साहब हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो निर्दोष हैं, इससे बरी हो जाओगे आप? अगर होते हो तो बढ़िया, पर अगर ये मानते हो कि लॉ के अनुसार केस को लड़ना पड़ेगा, लॉ के अनुसार पॉइंट्स को प्लीड करना पड़ेगा, तब आपके लिए कंटेंट जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। सब काम छोड़ के शांति के साथ मेरी बात को सुनिए, समझिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए। सिद्धांत जो बताऊँगा उसको अप्लाई कीजिए अपने केस में, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। देखिए मैंने बेसिक प्रॉब्लम ये देखी है आप लोगों की कि आप दुनिया भर में भागते-फिरते रहते हो, जजमेंट इकट्ठे कर लेते हो और ये ट्राई करते हो खुद से कि ये जजमेंट जो है हम केस पे अप्लाई करते हैं। और कुछ लोग बड़े महान हैं, वो लेते हैं हेल्प जेमिनी की, चैट जीपीटी की जस्ट टू ड्राफ्ट द पिटिशन। आपको क्या लगता है कि आपकी इस तरह की अप्रोच से केस को आप जीत पाओगे? कतई नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी शुड अवॉइड द टेक्नोलॉजी। देखिए, हमें 20% तो अप्लाई करना है अपना माइंड। ये आप नोट डाउन कर लो रेशियोज़ को। 15% जो है अप्लाई करना है टेक्नोलॉजी को और 50% जो है हमें अप्लाई करना है माइंड अपने एडवोकेट का। एक ऐसा एडवोकेट जो कि एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, जिसको इल्म मालूम है कि हाउ टू फाइट और कॉन्टेस्ट द केसेस। क्लियर हो गया? और रिमेनिंग पार्ट जो है छोड़ना पड़ेगा भाग्य के भरोसे। अदरवाइज़ आप प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पाओगे। देखिए, जो आज फैसला मैं डिस्कस करूँगा, वो है फैसला गुजरात हाई कोर्ट का। इसका डेट है 18/6/26 और हर केस के यूनिक फैक्ट्स हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके केस के फैक्ट इस केस के फैक्ट से रिजेंबल कर जाएँ या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो रिजेंबल ना करें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सिद्धांत लेड डाउन हुए हैं, उसके अनुसार ही केस को ऑब्ज़र्व करना होता है और उसी के अनुसार हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लीडिंग्स करते हैं ताकि फ़ायदा क्लाइंट को मिले। क्लियर है बात ये? क्योंकि आप भी एक पक्षकार हैं। क्लियर है? तो किस प्रकार प्रोसीड करना है, ये आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जब भी आप केस को पढ़ें, सबसे पहले पढ़ें बैकग्राउंड क्या है। क्या फैक्ट्स अवेलेबल है प्रोसिक्यूशन के पास में जिसके आधार पर वो ये कहते हैं कि आप दोषी हैं? क्या आपने सोचा कभी इस बारे में? बताइए ईमानदारी से। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो। सबसे पहले आप ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करो कि इस केस में आपका स्टेटस क्या है? आप लोक सेवक हैं या आप लोक सेवक नहीं हैं? अगर लोक सेवक नहीं है, तो ये मान के चलिएगा अगर सेक्शन 7 का मुकदमा कायम हुआ है, तो ये मुकदमा अपने आप में ही प्रोसेस का अब्यूज़ है। कारण क्या है? यदि आप लोक सेवक नहीं हैं, तो आप सेक्शन 7 पीसी8 में प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते। मैंने कई बार देखा है कि इसके बावजूद भी आप लोग प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहे हैं, जो कि है धारा 7 या 7 कैपिटल ए पीसी8 में। अगर ये स्थितियाँ हैं, तो आप ऑब्जेक्शंस जो है रेज़ कीजिए, पर प्रश्न ये बनता है कि ऑब्जेक्शन कब रेज़ करें? बिफोर जज, बिफोर पुलिस। देखिए, आपको ऑब्जेक्शंस रेज़ करने हैं एट द अर्लीएस्ट। अगर आप रेज़ नहीं करेंगे, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशंस पूरा कर देंगे, नुकसान जो है खाना पड़ेगा आपको। जब हम लड़ते हैं ना कोर्ट में, तो लड़ाई होती है सिर्फ फैक्ट्स पे कि हमने क्या फैक्ट्स उन्हें सप्लाई करे, इस पर उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशंस किया और उनके पार्ट पे क्या फॉल्ट रह गया। उदाहरण के लिए यदि आपने आईओ से कहा कि आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, मैं लोक सेवक नहीं हूँ और आईओ ने इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, सिंपली यू आर चार्जशीटेड, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ केस ऑफ अनफेयर प्रोसीडिंग्स। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट,
फैक्ट्स को ऑब्जर्व भी करना है, सही निष्कर्ष तक पहुंचना है, लीगल कंप्लायंसेस को इंश्योर भी करना है। क्लियर हो गया? देखो, हो गई टेंशन दूर आपकी। कितना ईज़ी है जो हम कर सकते हैं, जो हम करते ही नहीं है। ठीक है जी? और एक बात ध्यान रखना कि मरने के बाद तो आपको लगते हैं 4 कंधे, पर आपको वो 4 कंधे जो है ढूँढने हैं अभी से। सबसे पहला कंधा खुद का ही है आपका, दूसरा कंधा है कानून का, तीसरा है एक अच्छे एडवोकेट का और चौथा कंधा है किस्मत का। ये ढूँढना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आप मारे जाओगे। वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या अक्यूज़ ने रिश्वत की राशि डिमांड करी या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अब मैं बात कहता हूँ रिश्वत की राशि, तो आप एक कैटेगरी दे रहे हैं किसी मनी के ट्रांज़ैक्शन को और मैं सिर्फ़ कहता हूँ कि ये एक राशि है, तो आप क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ ब्राइब। भई मुझे समझ में नहीं आता कि सीबीआई आराम से ये कैसे मान के बैठ जाती है कि ये पैसा रिश्वत का है। इसका मतलब दे आर अफेक्टेड फ्रॉम द कन्फर्मेशन बायस और उसी के क्रम में वो लोग जाँच करते हैं और आपको करते हैं चार्जशीट। ये एक सिंड्रोम है साइकोलॉजी में, जिस पर आपको प्लीड करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक इफ़ेक्ट आता है साइकोलॉजी में, इसको हम कहते हैं इल्यूज़री ट्रूथ इफ़ेक्ट, कि ये किसी बात को लिखते हैं, बार-बार लिखते हैं, भले वो गलत है, जिस कारण ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल एंगल से हम केस को हिट करें। तो ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि डिमांड ऑफ ब्राइब क्या है? अगर वो डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है, सिर्फ़ डिमांड ऑफ मनी है, एक ऐसा ट्रांज़ैक्शन जिसका आपके पास में उत्तर है, देन डेफिनिटली केस जो है फेल होगा। ये है एक चेक पॉइंट। इसके अलावा डिमांड ऑफ ब्राइब को साबित करने के लिए क्या-क्या फैक्ट्स इनके पास में, क्या-क्या एविडेंसेस हैं। अगर एविडेंस ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है एंड देयर इज़ नॉन लीगल कंप्लायंसेस, देन डेफिनिटली यू कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा मोटिव क्या है? मोटिव का संबंध है पेंडेंसी से या कॉम्पिटेंसी से। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है, पेंडिंग नहीं है, यू कुड हैव द बेनिफिट। ऐसा इस केस में ऑब्ज़र्व हुआ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रिपोर्ट जो है कब दर्ज कराएगी। अगर रिपोर्ट में देरी है, इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि एफआईआर को ढंग से पढ़ो। अगर एफआईआर को पढ़ लिया, समझ लिया, ऑब्ज़र्व कर लिया, 50% केसेज़ आपने वहीं सॉल्व कर लिए। जबकि हम लोग समझते नहीं है, चार्जशीट आ गई, ये वकील साहब आप देख लो, एफआईआर आ गई, साहब आप देख लो। देखिए ज़िंदगी आपकी है, तो काम भी खुद ही करना पड़ेगा। इसका फैसला आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या देरी तो नहीं है? अगर देरी है तो क्या देरी एक्सप्लेन्ड है? अगर नहीं है तो ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा रिकवरी कहाँ से हो रही है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांड ऑफ ब्राइब को लेकर स्पेसिफिकेशंस क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में ये ऑब्जर्व हुआ है, डिमांड ऑफ ब्राइब इज़ मस्ट। mere recovery, mere acceptance is not sufficient. Presumption is not the conclusive proof. The foundational facts must be proved by the prosecution. If not proved, then accused could have the benefit. और एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जो परिवादी है वो थर्ड पार्टी होता है और वो इंटरवीन करता है ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम और विक्टिम इस बात को कंफर्म कर नहीं पाता है। जो स्टेटमेंट है विक्टिम के और जो स्टेटमेंट है परिवादी के, उसमें होता है विरोधाभास और उसमें होता है इनकॉन्सिस्टेंसी। अगर ऐसा है तो हम बेनिफिट ले सकते हैं, वहाँ पर जजमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गवाह है, क्या उन्हें विदहेल्ड तो नहीं किया गया है? जो गवाह है, क्या उनके जो बयान है उसमें विरोधाभास तो नहीं है? क्लियर हो गया? और इसके अलावा जो कंसर्न अक्यूज्ड है, अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया गया, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कंसर्निंग दैट जजमेंट। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके केस में इससे अलग फैक्ट्स हो, अलग जो है परिस्थितियाँ, इसलिए हर केस का अपना-अपना एक यूनिक फीचर है। केस को पूरा पढ़िए, तसल्ली के साथ पढ़िए, हर बार आप पाएँगे कि एक नया स्थिति, एक नया सर्कमस्टेंसेस सामने खड़ा है आपके। मैं खुद भी कम से कम पढ़ता हूँ एफआईआर को 10 से 15 बार। उससे मुझे क्लियर होता है कि भाई एरर्स क्या है। जब मुझे पढ़ना पड़ रहा है 15 से 20 बार, मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। ज़रा आप सोचो कि आपको कितनी बार पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप तसल्ली से फाइल को पढ़ो, ऑब्ज़र्व करो, ताकि अपने को नुकसान नहीं हो और हम इफेक्टिवली अपना पक्ष मजबूती के साथ जो है रख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के लेक्चर के माध्यम से आपको दी। इसलिए घबराएँ नहीं, ऑफेंस टेक्निकल है, जो टेक्निक्स है उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी पॉइंट्स केस में हो सकते हैं, उदाहरण के लिए पॉइंट ऑफ सैंक्शन, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो है, वो सब बात की बात है, पर जो इस कंसर्न केस की स्थितियाँ थी, ये मैंने आपको अर्ज कर दी है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में, टिल देन जय राम जी की।